हेलो आनव, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। कल हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था, यानी सेल के कुछ बेसिक कोशिकांग, जिसमें हम सेल वॉल की बात किए थे। और बात करें तो सेल वॉल के अलावा आपका साइटोप्लाज्म क्या होता है। आज बात करेंगे फर्दर अपने आगे आने वाले सभी कोशिकांगों के बारे में। तो एक बार जल्दी से बता देंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है और कल तक के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए थे। सर्वेश, हिस्टोन एक प्रोटीन होता है। हिस्टोन आपको बताया था कि इस प्रकार से एक गोलाकार प्रोटीन को हम हिस्टोन का नाम देते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि सर्कुलर शेप में आपको नजर आता है। ये सब डीएनए के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे आगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी टॉपिक नहीं है इसलिए आपको ये सब चीजें एलैबोरेट करके नहीं बताई जा रही है। क्लियर है? अच्छा, कल वाली पीडीएफ नहीं मिली होगी, आई नो दैट थिंग। हाँ जी, क्लास की पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी क्योंकि कल आपका ऑफ था। ठीक है, छुट्टी थी लेकिन हमने आपकी क्लास रखी थी इसीलिए, बाकी टीम सबके लिए ऑफ था, कल 2 अक्टूबर था इसीलिए। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज के अपने नेक्स्ट कोशिकांग को फर्दर, जिसकी हमने लास्ट बात कर ली थी। तीसरा नंबर डालिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें 2 टाइप के सेल बताए थे। एक सेल था जिसे हमने प्लांट सेल कहा था और एक सेल था जिसको हमने एनिमल सेल कहा था। याद है सभी को? हाँ जी, आज नवरात्रि है, नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। हाँ, और ऐसे ही आपके जीवन में ढेर सारी माता रानी तरक्की लेकर आए, आप सबका सिलेक्शन हो, मेहनत आप सबकी सफल हो। ठीक है, चलो कुछ लेट नहीं है, आ जाओ फटाफट से। कि मैम मैंने 2 चीजों की बात करी, एक हमारे प्लांट सेल की और दूसरे एनिमल सेल की। प्लांट सेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपकी 2 परत पाई जाती हैं, एक अंदर की तरफ और एक होती है आपकी बाहर की तरफ, कुछ इस प्रकार से था। और इस पूरी एनिमल सेल में एक ही लेयर थी। ये जो सिंगल लेयर आप एनिमल्स के अंदर देख रहे हो और जो अंदर वाली परत आप प्लांट्स के अंदर देख रहे हो, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि एनिमल्स में ये क्या हो गई भाई, आउटर लेयर हो गई। ये एक जंतु की कोशिका है और ये एक पादप की कोशिका है। तो ये किसके अंदर आउटर लेयर कही जाएगी? आप बोलोगे मैम एनिमल्स में ये बाहरी परत है, और अगर मैं बात करूं प्लांट्स में तो ये अंदर वाली परत है, क्योंकि प्लांट्स में 2 लेयर पाई जाती हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें आप लिख सकते हैं, इट इज द आउटर लेयर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यह जंतु कोशिका की बाहरी परत है। और कहाँ उपस्थित है? तो दोनों में उपस्थित होती है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह पादप व जंतु कोशिका में उपस्थित। क्लियर है? नोट करिए साथ में। हाँ प्रकाश, आराम से हो जाएगा, बस आप अपने रिवीजन को साथ साथ में करते रहना, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिवीजन पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब मान लो अब सेल का चैप्टर चल रहा है, आप लोग पढ़ो ही ना इसको, आगे बढ़ते जाएं, हमारे सारे टॉपिक्स खत्म होते जाएं और फिर लास्ट में आप बोलो कि मैम शुरुआत का सेल जो है वो तो हमारा रह ही गया। तो इन सभी चीजों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस प्रकार से आप अपने फर्दर चीजों के लिए रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि रिविजन ही एक मस्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, प्लांट्स के बाहर वाली लेयर का नाम हमने सेल वॉल बताया था। प्लांट्स में जो बाहरी परत थी उसको कोशिका भित्ति का नाम दिया था सेल वॉल, जो हम कल पढ़ चुके थे। अगर किसी ने भी नहीं देखा हो तो आप अपने कल और परसों वाले दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं।
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया नवीन। अब देखो इस पूरे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक्चुअली होती क्या है, कुछ इस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं ना बाहर की तरफ, मैंने आपसे कहा था कि भाई देखो घर में क्या लगे होते हैं, चौकीदार लगा दिए। घर में आपने सिक्योरिटी बहुत टाइट कर रखी है, आपने घर में दो परत लगा रखी हो या एक परत लगा रखी हो, लेकिन आपकी सिक्योरिटी है। अब वो जो दरवाजा है, सिक्योरिटी है, कोई चौकीदार तुमने बिठाया है, उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम ये होता है कि भाई घर के अंदर कौन आ रहा है, ठीक है, या कौन बाहर जा रहा है, तो इसकी सूचना उसके पास होनी चाहिए। और जो घर का मेंबर है, शायद वही घर में जाए, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई दोस्त यार आ रहे हैं, वो एंट्री कराएंगे। किसी ऐसे अननोन पर्सन की तो एंट्री हम नहीं करा सकते घर के अंदर। बोलो भाई जल्दी से हाँ कि ना, क्यों? सिंपल सी कहानी है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, प्लांट में दो लेयर होती है, एनिमल में एक ही लेयर होती है। इतनी सी बात जाननी है। प्लांट्स में बाहर सेल वॉल होती है, वैसे सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मैम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर क्या रही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है। ये मेम्ब्रेन उस प्रकार की है जो देखती है कि भैया तुम सेल के काम के हो तो आ जाओ, नहीं हो तो बाहर रहो। सिर्फ इतना सा पार्ट इसका यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, चलो शीनू बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हैं इस पूरी मेम्ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चर है ना, बाहर से तो आपको कैसा दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है कि मैम बाहर से तो मेरे पास एक सिंगल परत है, एक लेयर सी नजर आ रही है। लेकिन इस लेयर को जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये लेयर आपके बाउंड्री की तरह काम करती है। क्या है ये? सेल की बाउंड्री ही तो है। अंदर की तरफ सारे न्यूक्लियस और बाकी के अंग इसमें बैठे होंगे, लेकिन बाहर से एक बाउंड्री की तरह हम इसकी लेयर को देख रहे हैं। तो ये जो झिल्ली है, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का रूप यहाँ पर दिखाती है, मतलब इसका माइक्रोस्कोप में व्यू कुछ ऐसा आता है। अब मैम ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कह रहे हो, या जैसे आप कोशिका झिल्ली कह रहे हो, इस पूरे भाग के अंदर एक ऊपर की परत होती है और एक आपके नीचे की परत होती है। ये देख रहे हैं, एक ऊपर की परत है और एक नीचे की परत है। ये ऊपर और नीचे जो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं ये होते हैं बेटा फॉस्फोलिपिड के। फॉस्फोलिपिड के, ये एक प्रकार के वसा के मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं, फॉस्फोलिपिड से बने हुए होते हैं। और साथ में इनकी दोहरी परत है, एक ऊपर है और एक नीचे है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये इनका हेड होगा और नीचे की तरफ ये इनकी टेल है। ऐसे यहाँ नीचे उल्टे लगा दिए, एक हेड और एक टेल, इस प्रकार से। बीच में ये पर्पल कलर के क्या दिख रहे हैं, ये जो अंदर धसे हुए हैं ये क्या है? तो ये आपके प्रोटीन्स हैं। कुछ प्रोटीन्स देखो अंदर बिल्कुल फिक्स हैं, यहाँ पे देखो अंदर की तरफ बिल्कुल धसे हुए हैं इस मेम्ब्रेन में। और कुछ क्या है, ये आपको बाहर बाहर से नजर आ रहे हैं। इनको बाहरी प्रोटीन्स के नाम से भी जाना जाता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? जल्दी से मुझे बताइए, नजर आ रहा है सभी को? तो ऐसे एक सैंडविच की तरह ना एक लेयर बना देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कि आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये मॉडल था पूरा जो माइक्रोस्कोप में दिखाई दिया था, और इस मॉडल को समझाने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिंगर व निकोलसन। ध्यान रखना, ये बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं। तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आपका एक भी सवाल जो है ना वो छूटे ना, आपको हर एक पार्ट जो है वो क्लियर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, समझ आया भाई डायग्राम? अब आप बोलोगे मैम ये ऊपर ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की जो चेन लग रही है ना, ये किसकी चेन है? ये चेन होती है छोटी छोटी सी कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं होती, देख रहे हो ना, बहुत छोटी छोटी सी ये चेन्स है। लेकिन इसमें मेजर पार्ट क्या है? फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड की भी कितनी लेयर है मैम? एक ऊपर है और एक नीचे, यानी दो लेयर्स हैं। और साथ में प्रोटीन है, यानी दो भाग हमारे महत्वपूर्ण हैं, फॉस्फोलिपिड का और आपके प्रोटीन का। ये पूरा मॉडल दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिंगर और निकोलसन, उन्होंने दिया था 1972 में। ठीक है, चलिए यही है प्लाज्मा झिल्ली, बाहर की तरफ सेल की बाउंड्री बनाती है। जो भी मेरे पास सेल है, प्लांट का है या एनिमल का है, एनिमल में है तो मैम बाहर की बाउंड्री है मेरे पास, और प्लांट में है तो ये भी एक प्रकार की बाउंड्री है, लेकिन इसके बाहर सेल वॉल भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन contains अभी सब कुछ लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित, लिखो भाई फटाफट से, यहां तक नोट हो गया है? यहां तक लिख लिया है सभी ने?
चलिए, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है लिखना सबसे पहले, बाई लेयर यानी द्विपरत ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की द्विकला। दूसरा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी आंतरिक व बाहरी प्रोटीन, जिसमें कि आप देखेंगे कुछ इस प्रकार के, ये इसका हेड होता है ऊपर और ये नीचे टेल होती है, और इसमें बीच में मैं अगर एक प्रोटीन यहां पर लगा दूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार की लेयर आपकी दिखाई देती है। ऊपर और नीचे की क्या है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, और राइट साइड में इसके प्रोटीन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन अंदर भी धसे हुए हमें नजर आ रहे थे, वो सब आपके अलग थे, ठीक है। तो इस प्रकार का है। और तीसरा भाग, इसमें कुछ हमारी कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा देखी जाती है। कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला। ये जो पूरा मॉडल आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसको कहते हैं, दिस मॉडल इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल गिवन बाय, किसने दिया था तो उनका नाम लिख लेना, S.J. सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। कब दिया था और किसने दिया था, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली का यह रूप तरल मोज़ैक प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। वह सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना, सिंगर और निकोलसन। याद कैसे रहेगा कि मैम ये झिल्ली का ना पूरा स्ट्रक्चर बता रहे थे गाना गाते हुए, गाना गाते गाते निकल लिए। कैसे, सुनो इधर, गाना गाते गाते निकल लिए। सिंगर मतलब क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे, गाना गाते गाते निकल लिए। निकोलसन निकल लिए, याद रखना इसको, सिंगर और निकोलसन। सी ऑप्शन में लिखा है कार्बोहाइड्रेट की चेन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की चेन। ठीक है अंजलि, चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। बीच टॉपिक में कमेंट करोगे तो कहाँ से रिप्लाई मिलेगा, है ना। बीच टॉपिक में ऐसे ही बस तुम कमेंट करते रहो और सोचते रहो कि मैम की क्लास तो रिकॉर्डेड चल रही है। हाँ, फोटो आप चाहें तो बना सकते हैं साथ में, ताकि आपको याद रहे। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ के डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है आंतरिक और बाहरी, यानी एक अंदर की तरफ धसा हुआ है और एक कुछ बाहर की तरफ निकले हुए हैं। जैसे ये वाला है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, एक अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो ऐसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के नाम से, इनर एंड आउटर प्रोटीन्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने। और खामखा कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर ब्लॉक कर दिए जाओगे भाई। नीतीश कुमार, फोटो बनाना है, आप बना सकते हैं। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं
कि ये मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल होती है, यानी ये क्या होती है, सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल है, चुन चुन के लोगों की एंट्री कराती है कि भाई सेल में क्या आना चाहिए, तो इट इज सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल। यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो आप बताएंगे इट एक्ट एज अ बाउंड्री ऑफ सेल। यह है कोशिका की सुरक्षा के लिए बाहरी परत है। और साथ में आप बता सकते हैं इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। यह कोशिका को यांत्रिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। बाउंड्री है, सिंपल है भाई, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा इसी बैच के अंदर, ताकि आप वहां से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अर्ध पारगम्य का मतलब सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल और अर्ध पारगम्य वर्ड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बताते हैं कि सेल के अंदर कौन आएगा वो सिलेक्ट किया जाता है, जो काम का है वो अंदर आएगा, वरना बाहर ही छोड़ दिया जाता है। आपके घर के बाहर अगर चौकीदार बैठा होगा और अचानक से कोई चोर डकैत अंदर आएगा, या कोई ऐसा अननोन पर्सन जिसको आप भी नहीं जानते, आपका रिलेटिव भी नहीं है, तो क्या आपको उस चौकीदार के माध्यम से उसको अंदर आने दिया जाएगा? नहीं, वो सिलेक्ट करेगा, यार ठीक है तुम रिलेटिव्स हो चले जाओ, तुम दोस्त हो चले जाओ, यानी जो आपके घर के मेंबर्स होंगे वही आपके घर में प्रवेश कर पाएंगे। ये काम चौकीदार का होता है ना, ऐसे ये बाउंड्री है, सिलेक्ट कर रही है कि कौन काम का है वो अंदर आ जाओ, वरना बाहर ही बाहर रहो, ठीक है। इसको अर्धपारगम्य हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको सेमी परमिएबल का नाम दिया जाता है। मैकेनिकल सपोर्ट बेसिकली बाउंड्री है, स्ट्रक्चर बना रही है, शेप दे रही है पूरे सेल को, इस प्रकार से आप कह सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट इन द सेंस ऑफ शेप एंड जो पूरा इसको आउटलाइन दिया जा रहा है, ठीक है, शेप ऑफ सेल को बना रही है। अब यही तो है जो पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर रही है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है, उसके शेप को बनाने में, उसके आकार को बनाने में मदद करती है। चलिए क्लियर है यहां तक? तो बेटा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे अंदर वाले कोशिकांगों के बारे में जो आपके विभिन्न भाग में पाए जाते हैं। लिख लिया यहां तक सभी ने? तो देखो भाई, कहानी कुछ इस प्रकार से चल रही है कि मैम हमने ना एक सेल पढ़ा, सेल के अंदर एक लिक्विड पढ़ा, उस लिक्विड का नाम क्या है भाई, जल्दी से कमेंट में बताते चलो। ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसका नाम क्या है, इस लिक्विड का, इस तरल पदार्थ का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, साइटोप्लाज्म नाम दिया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगी ये आपकी बाहरी परत है, जंतु की कोशिका है, तो इस बाहरी परत को क्या नाम दोगे? प्लाज्मा की मेम्ब्रेन का नाम दोगे कि ये मैम क्या है? प्लाज्मा की झिल्ली है। अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इसके बीचों बीच में मैं उठा करके एक और इंपॉर्टेंट कोशिकांग को बिठा दूं, यहां बिल्कुल सेंटर में, उसको हम नाम क्या देंगे? तो इसको नाम दिया जाता है आपके केंद्रक का, ठीक है।
ये जो आपको दिख रहा है बीचों बीच में, इसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियस का नाम देंगे, यानी सेल के मध्य में। ये मेरे सामने एक एनिमल का सेल है, ऐसे ही प्लांट का सेल होगा, उसमें भी सेम टू सेम बीच में एक बड़ा सा कोशिकांग आपके न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 डालिएगा, न्यूक्लियस। अगला कोशिकांग है हमारे पास केंद्रक, इसको नाभिक के नाम से भी जानते हैं, और इसी को कहते हैं ब्रेन ऑफ दी सेल, कोशिका का मस्तिष्क। देखो पूरे सेल के अंदर बहुत कुछ काम होंगे अभी, है ना। बाहर की तरफ से प्रोटेक्शन किसने दे दी? सेल वॉल ने, सेल मेम्ब्रेन ने, ठीक है मैम। अंदर लिक्विड जिसमें तैर रहे हैं उसको हमने नाम दिया यहाँ पर हमारा साइटोप्लाज्म। लेकिन इस पूरे सेल में अभी जितनी भी गतिविधियां चलनी है, जितनी भी एक्टिविटीज अभी होनी है, उन सबको कराने वाला कौन है मैम? ये न्यूक्लियस है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है ना, सेम टू सेम आपके सेल में आपका ब्रेन के नाम से न्यूक्लियस जाना जाता है। ठीक है, सेल सब में सेम होता है क्या? डिफरेंट होता है एनिमल्स और प्लांट्स में। नीतीश कुमार यही तो इतनी देर से बात कर रहे हैं कि भाई एनिमल और प्लांट सेल अलग अलग होते हैं, कुछ चीजें अभी इसके डिफरेंसेस के तौर पे आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, हाँ प्रोटोप्लाज्म हो गया ये, राइट। अब इस न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो मैडम देखो इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या भरा हुआ होगा? तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी हमारा एक लिक्विड भरा होगा, और उस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं आपके? एक सेकेंड, देखो भाई यहाँ अंदर की तरफ जो लिक्विड भरा होगा ना, जो तरल भाग आपका होगा, उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर क्या भरा था? साइटोप्लाज्म। ऐसी न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होगा? एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उस लिक्विड को हम नाम देते हैं केंद्रक द्रव्य। ये केंद्रक का द्रव्य हो गया, ठीक है। और ये ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। साथ में लिखिए, इट कंट्रोल एंड coordinates all the activities of cell। यह कोशिका में नियंत्रण व समन्वय बनाता है। इस न्यूक्लियस के अध्ययन को नाम देते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोलॉजी। ये कैरियो शब्द जहां पर भी आ जाए समझ जाना नाभिक की बात चल रही है। ठीक है बेटा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है, एक ही नाम है। सेल की मेम्ब्रेन कह लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको कह लो, ठीक है। केंद्रक का अध्ययन लिखिए, कैरियोलॉजी। ठीक, इसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी पाई जाती हैं। इसकी खोजकर्ता, जिन्होंने इसकी खोज करी थी, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवरर रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने इसकी खोज करी थी। लिख लिया यहां तक सभी ने? मतलब हद हो गई, तुम लोगों को यकीन नहीं होता ना सारी क्लासेस लाइव हैं। सीमा कुमारी कह रही है मैम एक बार मेरा नाम लीजिएगा अगर लाइव हैं तो। नहीं मजाक चल रहा है यहाँ पे, हैं? हद करते हो तुम लोग यार। एप्लीकेशन की कोई भी क्लास आपकी रिकॉर्डेड नहीं है बच्चों, सारी क्लासेस लाइव हैं। ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम टॉपिक छोड़ के पहले ये ढूंढना चाहते हो कि मैम पहले ये बताओ लाइव है कि रिकॉर्डेड है। अरे क्लास तो तुम्हारी लाइव ही चलती है भाई। चलिए, राम सैनी इसका मतलब होता है नियंत्रित करना, कोऑर्डिनेट करना, बैलेंस करके चलना, है ना, नियंत्रण बना के चलना।
आगे बढ़े। स्टडी ऑफ सेल को हमने कल भी बताया था, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल आपका साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब बात करें मैम ये न्यूक्लियस दिखाई कैसे देता है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो पहली चीज तो ये आएगी कि देखो इस न्यूक्लियस के बाहर ना एक नहीं दो परत होती हैं, यानी इसकी दोहरी झिल्ली आपको दिखाई देगी। कितनी लेयर से घिरा हुआ है, 2 झिल्लियों से घिरा हुआ है। दूसरी बात कि इसके अंदर अपना खुद का आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी आपकी आनुवंशिक गतिविधियां है ना, भाई माता पिता से आपके अंदर बहुत सारी सूचनाएं आती हैं। आपके बॉडी में जो भी जीन्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, माता पिता से आ रहे हैं। वो किस रूप में आएंगे, वो आपके जीन्स डीएनए के रूप में आएंगे, और वो डीएनए कहाँ होगा, वो सेल के केंद्रक के अंदर बैठा हुआ होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे जल्दी से एक बार बता दो। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स डबल membrane and own DNA। नाभिक में दोहरी झिल्ली बाध्य होता है, वह अपना डीएनए भी उपस्थित होता है। नोट करके लिख लेना यहां पर, डीएनए बराबर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये है क्या, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। जिसको आप कहते हो जेनेटिक मटेरियल। सभी सूचनाओं का वाहक इसको यहां पर कहा जाता है। फटाफट से नोट कर लेना, दोनों ही पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बफरिंग हो रही है क्या, बताओ भाई एक बार। बफरिंग हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। डबल मेम्ब्रेन अलग से कोई नाम नहीं है, मतलब 2 परत इसके अंदर जो है वो आपकी उपस्थित होती हैं। 2 डिफरेंट लेयर्स से ये मिलकर के बना हुआ होता है। अभी आई गेस कोई बफरिंग नहीं है, ऑल गुड। नहीं अभी सब कुछ ठीक है। इसको लिख लिया है तो मुझे एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे। आप सभी ने लिख लिया है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। पेरेंट्स से जो भी माता पिता से बच्चों के अंदर आ रहा है, वो पेरेंट्स का सेम डीएनए आता है। अगर आप भाई और बहन में देखेंगे तो 2 भाई 2 बहन या जो भी आप लोग के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके अंदर आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। उनके अंदर माता पिता से कुछ कुछ गुण आ जाते हैं, थोड़े से गुण आपके बच्चे में, एक लड़के में आ गए, लड़की में आ गए, सबके अंदर अलग अलग आते हैं। तो ऐसा नहीं है उन दोनों भाई बहनों के डीएनए ट्विन्स होंगे तो उनके सारे जीन सेम होंगे, लेकिन वो ट्विन्स नहीं है तो फिर ऐसा केस नहीं है। सबकी इंडिविजुअल अपने जो भाग होता है डीएनए का, वो सबका अलग अलग ही यहाँ पर देखा जाता है। तो सेम नहीं बता सकते आपकी मैम, सब कुछ जो है वो यहाँ पर सेम है। ठीक है, कब की थी, 1833 के लगभग यहाँ पर की थी। इसका ना मैं देखो आपको पूरा एक टेबल जो है वो बनवा दूंगी, चाहो तो अभी यहाँ पर लिख लेना। रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में इसकी खोज करी थी। और इसी के साथ जब हम बात करेंगे ना, अभी बहुत सारे आपके क्या आएंगे, सेल ऑर्गेनल्स आएंगे, और उन सेल ऑर्गेनल्स के साथ आपके सब कुछ कि भैया आपको बताना होगा कि
कि कौन सा भाग किसने खोज किया, कब किया, कहाँ किया। इसकी एक पूरी टेबल है जो मैं आपको सेशन के एंड में इसको लिखवाऊंगी कि जैसे सेल की थ्योरी है श्लीडेन-श्वान ने दी थी, कब दी थी। न्यूक्लियस है रॉबर्ट ब्राउन ने दिया 1833 में दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ किसने दिया और कब दिए, इसको टेबल के साथ जो है वो आप यहाँ पर कर लेंगे। बेटा ओन डीएनए का मतलब होता है कि आपके जितने भी कोशिकांग है ना उन सब में डीएनए नहीं होता, कुछ में डीएनए होता है, कुछ के पास अपना डीएनए होता है, हर किसी के पास नहीं। आप बोलोगे मैम गोल्गी बॉडी के पास डीएनए है, नहीं है। प्लास्टिड्स के पास है, नहीं है। मतलब कुछ के पास आपका होता है और हर किसी के पास नहीं होता। ठीक है, यहां तक लिख लिया है सभी ने। ये जो तुम बिल्कुल हरकत करते हो ना कि हमें तो कुछ भी नहीं पता, वो वाली मत किया करो। चलिए अब बात करें इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए जरा, ये बिल्कुल बीचों बीच में बैठा है आपका न्यूक्लियस। ये सेल है, अंदर लिक्विड है, बाकी कोशिकांग है। बिल्कुल सेंटर में देखो क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं जाऊंगी तो इसके अंदर मुझे क्या दिखाई देगा भाई, बाहर से तो इसकी दो परत होती हैं और परत के ऊपर भी देखो छेद लगे होते हैं। ये न्यूक्लियस की लेयर है, इसके अंदर देख रहे हो छोटे छोटे से छिद्र लगे हुए हैं, ये पोर्स हैं जिनके माध्यम से आपका इन एंड आउट सामान जो है वो होता है। ठीक है, तो आपके जो भी न्यूक्लियस के अंदर जाता है वो इन पोर्स के माध्यम से जाता है। और साथ साथ में ये है हमारा न्यूक्लियस। ये इधर राइट साइड में जो जाल लग रहा है ना, ये अंतः पृथ्वी है, ये इसके डीएनए घूम रहे हैं और बीच में इसका न्यूक्लियोइड मौजूद है। तो अगर आप किसी भी न्यूक्लियस को देखते हैं तो न्यूक्लियस का आंतरिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का नजर आता है। ये दिखाई दे रहा है क्या सभी को, बताओ भाई फटाफट से। ये डीएनए देखो कूद रहे हैं, फलांग रहे हैं, और इसी प्रकार से आपके न्यूक्लियस के अंदर बीच में एक हिस्सा न्यूक्लियोइड का नजर आता है। चलिए बहुत बढ़िया, ट्विंस हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी कोई बफरिंग नहीं हो रही है आदित्य? प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। डीएनए है तो डीएनए के अंदर ये सारी चीजें, मतलब आपके न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीजें आपकी उपस्थित होंगी। तो कुल मिलाकर के बात करें कि ये कितने भागों में आपका बटा हुआ होता है या कितने पार्ट्स इसके अंदर नजर आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई इसके आउटर लेयर पे क्या है, हमारे न्यूक्लियर पोर्स हैं, यानी बाहर की तरफ कुछ छिद्र होते हैं। अंदर न्यूक्लियोइड है, डीएनए है जिसको गुणसूत्र कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। जरा नेक्स्ट लाइन में लिखिए, nucleus contains नाभिक में उपस्थित पहला भाग, जैसा अभी बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। दूसरा है न्यूक्लियर पोर्स, यानी कुछ छिद्र भी यहां पर पाए जाते हैं। केंद्रक की बाहरी परत पर छिद्र। तीसरा आप बताएंगे कि आपका न्यूक्लियोइड है। और चौथा जो आप डीएनए देख रहे हैं, आनुवांशिक पदार्थ। तो ये चारों भाग कहाँ होते हैं आपके, ये जो हम एनिमल के सेल की बात कर रहे हैं ना, ये एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है, और ह्यूमन बीइंग का अलग सेल नहीं है मैम। एनिमल सेल मतलब हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो कि 10% पार्ट जो होता है ना सेल का, वो न्यूक्लियस होता है। कोशिका का 10% भाग केंद्रक का होता है। फिर आप लिखेंगे ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल। प्रत्येक कोशिका में एक
केंद्रक उपस्थित। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, चाहे प्लांट की बात करूं, एनिमल की बात करूं, सभी की बात करूं। क्रोमोसोम्स भी इसी के अंदर होंगे ना, जब डीएनए न्यूक्लियस में है तो क्रोमोसोम्स भी तो उसी से बनते हैं, तो वो भी इसी के अंदर होंगे। आवाज आ रही है सबको साफ? हाँ भाई, आवाज आ रही है सभी को साफ? चलो भाई, नेक्स्ट। न्यूक्लियस की बाहर दो लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर, एक अंदर एक वाली और एक बाहर वाली। ठीक है, तो यहां तक हमने न्यूक्लियस की बात करी थी। नंबर 4 था ये हमारे पास पॉइंट नंबर। अब अगला कोशिकांग लिखिए, नंबर 5। 5वां नंबर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा देखो, माइटोकॉन्ड्रिया लिखने से पहले न्यूक्लियस लगभग हर जगह होता है। जैसे हम बात करें कई जगहों पर नहीं भी होता, तो वहां पर आता है आपका एक मच्योर आरबीसी। मच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी जब परिपक्व हो जाते हैं, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो ब्लड में सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, जब वो मच्योर हो जाते हैं तो वहां पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। राइट, तो एक लाइन और लिख लेना यहाँ पर नोट करके न्यूक्लियस के अंदर ही, कि मच्योर आरबीसीज, आरबीसी के आगे ब्रैकेट में लिख लेना रेड ब्लड सेल्स, आर इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, इसमें एब्सेंस हो गई है। ठीक है, परिपक्व आरबीसी लाल रक्त कणिका केंद्रक रहित होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति घर। अगर आप एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, जिसमें एक लेयर तो देखो बाहर की तरफ है और एक होती है अंदर की तरफ, यानी एक भीतर की लेयर होती है जो मुड़ी हुई होती है अंदर से, कुछ ऐसे। इसमें ऐसे उंगली नुमा आकृति दिखाई देती है, तो ऐसा ना एक बर्गर सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं मैम ये। इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका में ऊर्जा बनती है, इसीलिए ऊर्जा घर कहा जाता है। और दो परत इसमें हमने देखी, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। इसी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है, जैसे राधा न्यूक्लिएटेड की बात करें तो न्यूक्लियस है, और ई लगा दिया मतलब मैम हटा दिया न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस हटा दिया है हमने, यहाँ से न्यूक्लियस एब्सेंस हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर। क्यों? क्योंकि इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, यह ऊर्जा के निर्माण में मदद करती है।
एटीपी के रूप में। अब एटीपी क्या है? तो जैसे हम कहते हैं ना, हमने भोजन ग्रहण किया, कुछ कैलोरीज ली हैं, जूल एनर्जी, ये जो इकाई होती है हमारे एनर्जी की, ऊर्जा की, वो आप जूल को, कैलोरीज को मानते हैं। ऐसी एक यूनिट होती है आपके, टोटल बात करें तो एटीपी के रूप में। एटीपी इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो नोट करिए, इसको सूत्र कणिका कहा जाता है। राहुल गुप्ता जी, हम बायो आपको कराते हैं, ठीक है, ओनली बायो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सर आपको करा रहे हैं। पावर हाउस कह लो, इन्वर्टर कह लो, बैटरी कह लो, सारे नामों से जानी जाती है, कई सारे नाम है इसके। ठीक है भाई, लिख लो। एसिटाइलिन नहीं है, ये एडिनोसिन है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा एक बात जल्दी से बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? एक थम्स अप का साइन भेज दो ना सभी। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत दुविधा तो नहीं है? होना नहीं चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हो, इसीलिए। लास्ट वर्ड क्या है फर्स्ट लाइन का? लास्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन का ई न्यूक्लिएटेड, यानी जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, लिख लो इसको और अच्छे से। एटीपी कहाँ से आता है? अरे एटीपी एनर्जी की यूनिट है जो कि आपका इस माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। कहाँ से कहाँ आएगा? इसमें रिएक्शंस होंगी फिर बनेगा। चलो, चलिए कर लिया ना नोट, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, इट कंटेन्स डबल मेम्ब्रेन। आपने देखा ना, दो झिल्ली है, एक अंदर और एक बाहर। इट कंटेन्स डबल मेम्ब्रेन, ब्रैकेट में लिख लेना इनर एंड आउटर। दो परत उपस्थित, एक भीतरी व बाहरी। इनर लेयर shows finger like foldings called as cristae। आप जो ये हिस्सा देख रहे हो ना, ये जो उंगली नुमा आकृति यहाँ पर आ रही है, ये जो इस प्रकार से मुड़े हुए से नजर आ रहे हैं, इस भाग को हम कहते हैं कि ये जो उंगली नुमा आकृति मुड़ रही है ना, इसको क्रिस्टे का नाम दिया जाता है। तो वो पूछेगा कि क्रिस्टे कहाँ है, तो आप बताएंगे कि भैया क्रिस्टे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित है। दिखाई दे रहा है सबको? समझ में आ रहा है कि मैम ये पतला सा जो मुड़ा हुआ भाग हमें इस परत में दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाले भाग, ये वाला भाग हो गया, इसको हम क्रिस्टे के नाम से जानते हैं। ये भीतरी परत में होता है, बाहर वाली परत तो नॉर्मल है मैम। क्रिस्टे पूछा जाता है कई बार, कहाँ है? आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है। नीतीश भैया, ये न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस जिसमें नहीं होता, आरबीसी में नहीं होता मैम। वो भी कब नहीं होता? जब वो मैच्योर हो जाती हैं, तब नहीं होता, ठीक है। आरबीसी की धीरे धीरे करके सेल है, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, तो आप इसे लिख सकते हैं भीतरी परत में उंगली नुमा मुड़ी हुई आकृति को क्रिस्टे कहा जाता है। अच्छा, एक लाइन हमने लिखवा दी कि इसमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। दूसरा मेंशन कर लेना कि इट हैज ओन डीएनए, यानी यहां पर भी डीएनए उपस्थित होता है। इट कंटेन्स ओन डीएनए, और वो डीएनए कैसा होगा?
गोल आकार का होगा, सर्कुलर होगा, कुछ ये शेप होगी डीएनए की। जो आप न्यूक्लियस में देख रहे थे वो कैसा डीएनए था, वो ऐसा था जिसको लीनियर डीएनए कहते हैं ना। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए ये वाला होगा। ये कहाँ था, न्यूक्लियस में था। स्वयं का गोलाकार केंद्रक ये डीएनए उपस्थित। राइट, लिखिए। अब बात आएगी कि ऊर्जा बनेगी कितनी, तो आप बता सकते हैं एनर्जी हमारी दो प्रकार से बनती है लगभग। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन होगी आपके शरीर के अंदर तब ऊर्जा बनती है इस वायवीय के माध्यम से। तब आप बताएंगे कि 36 से लेके 38 तक के एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसको आप कहते हो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और तब बनते हैं मात्र 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, इसी को बनाना है बस। तो इस समय पर आपके 2 एटीपी के अणु बन करके तैयार होते हैं। लिख लीजिए इसे फटाफट से। क्रिस्टे का काम बस ये है कि आपके इनर लेयर में सरफेस एरिया को ये बैलेंस कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा फोल्ड हो जाती है तो इसका सरफेस एरिया जो है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है, जो इसकी सरफेस है उसको चेंज करने में मदद करती है। देखो, एक तो जानकारी अधूरी, ऊपर से जल्दबाजी। भास्कर घोष, ऐसे काम चलेगा थोड़ी ना कि मैम वाई गोल्गी बॉडी इज नोन एज सुसाइडल बैग। भाई रुक जाओ, पढ़ेंगे। पहली चीज तो गोल्गी बॉडी को सुसाइडल बैग नहीं कहते, लाइसोसोम्स को कहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं रुकेंगे समझेंगे तो मैम शायद हमें चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दबाजी करेंगे तो काम जो है वो बिगड़ जाता है। लिख लिया सबने यहां तक? अब चलिए, तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी के साथ ये आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है, सेल में बैठा हुआ। सेल के अंदर देखोगे तो ये छोटा सा एक बर्गर सा दिखाई दे रहा है, देखो जरा। और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 से लेकर ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है एक ही हो। जरा डायग्राम में देखिए कि मैम किसी में 1 होते हैं, किसी में 2, किसी में 1000, बहुत सारे अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हीं का काम क्या है, आपके एनर्जी को बनाना। तो ये देख रहे हो अंदर की लेयर मुड़ी हुई है, इसे क्रिस्टे कहा। इस प्रकार का ये डिटेल स्ट्रक्चर है। ये अंदर की तरफ से क्या है, लेयर्स इसकी मुड़ी हुई नजर आ रही हैं, और बाहर वाली परत बाहर है। तो इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ पॉइंट्स और आपके बाकी हैं, उनको हम कल कवर करेंगे। और इस चैप्टर की अभी लगभग 3 क्लासेस और होंगी। आज 3rd क्लास है, 3 क्लासेस और होंगी, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको लिख लेना। लास्ट में है एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय और वायवीय श्वसन। ठीक है, बाहर वाली भित्ति नॉर्मल है, कोई अलग से नाम नहीं है। नाम होगा तो आपको बता देंगे, उसको नॉर्मल बाहर की लेयर जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, किसकी स्पेलिंग? क्लास की टाइमिंग डेली सुबह सेम टाइम, सुबह के 9 बजे से 10 बजे तक आपकी क्लास होती है, और ऐसे ही आप अपने डेली बेसिस पर सेशन को अटेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक की चीजें हैं, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, इसकी डिस्कवरी वगैरह, उनको हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल के सेम टाइमिंग सुबह 9 बजे। ऑफलाइन क्लासेस बेटा मुखर्जी नगर में चलती हैं, और वहाँ बायोलॉजी आपको मैं ही करा रही हूँ, तो ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर में चलती हैं। ठीक है, चलो। स्पेलिंग ऑफ लास्ट वन, लास्ट की स्पेलिंग लिखी है एनएरोबिक, ANAEROBIC। ठीक है, ऊपर है एरोबिक। चलिए, तो आज के सेशन को रखेंगे यहीं तक। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। टिल देन मजे करो भाई, रिवीजन करो बढ़िया तरीके से। ओके,
चैप्टर अच्छा है, तुम पता नहीं इतना पैनिक करते क्यों, हर चीज में लेकर के ना टेंशन बढ़ानी शुरू कर देते हो। अरे ठंड पाओ, आराम से पढ़ो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन आराम से और पेशेंस के साथ। और बिना रिवीजन के आगे बढ़े तो कोई फायदा नहीं है, तो रिवीजन भी करते रहिए। बाकी हैव अ वेरी गुड डे एंड हैप्पी नवरात्रि।